बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आपने इससे पहले जो हमने कैपेसिटर के टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था और कुछ आपको असाइनमेंट्स दी थी वो आपने कर ली होंगी और उस टॉपिक को आपने इससे पहले अच्छे तरीके से रिवाइज और स्टडी कर लिया होगा। आज हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पे और उसके बाद हम स्फेरिकल कैपेसिटर पे बात करेंगे और उनकी कैपेसिटेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो होगी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो ये कुछ टॉपिक्स आज के हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ये एक एग्ज़ाम्पल है, a solid cylindrical conductor of radius a and charge q is coaxial with a cylindrical shell of negligible thickness, radius which is b is greater than a and charge is minus q. Find the capacitance of this cylindrical capacitor if the length is L. So अगर आप यहाँ पे इस सिलेंडर को देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक सिलेंडर है और इसके ऊपर जो आउटर सिलेंडर है इसके ऊपर जो चार्ज है वो माइनस क्यू है। इसी तरह जो इसका रेडियस है वो हमारे पास बी है और हमारे पास जो इनर सिलेंडर है वो हमारे पास उसके ऊपर जो चार्ज है वो क्यू है। ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस क्यू है तो यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू होगा और हमारे पास इसका जो रेडियस है वो हमारे पास ए है। और हमने ये एक बात देखनी है कि जो बी है डैट इज़ ग्रेटर देन ए, जो हमें यहाँ पे कंडीशन दी हुई है। ओके और इसका जो लेंथ है इस सिलेंडर की वो हमारे पास एल के साथ हमने रिप्रेजेंट किया और इसी के साथ हमारे पास ये जो दूसरी फिगर है इसमें अगर हम देखें तो इसी जो सिलेंडर है इसी का हमें एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें यहाँ पे दिया हुआ है। सो हमारे पास यहाँ पे जो इनर सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये हमारे पास जो है वो आउटर सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सो अगर हम गॉसियन सरफेस के रेडियस आर की बात करें तो ये हमारे पास एक आर है और ये गॉसियन सरफेस का रेडियस है और उसके बाद हमारे पास जो इनर सर्कल है, इनर सिलेंडर है, उसका रेडियस ए और उसका यहाँ पे हमें बी इस तरह से रिप्रेजेंट किया और माइनस क्यू हमारे पास चार्ज जो है वो आउटर सिलेंडर पे और क्यू चार्ज हमारे पास और इनर सिलेंडर पे है। इन द सेम वे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फ्राम आउटवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द रेडियस है, रेडियली आउटवर्ड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे बन रही है। सो अगर हम इसको देखें तो रिकॉल दैट एनी पेयर ऑफ कंडक्टर्स क्वालिफाइज अ कैपेसिटर। हमने सबसे पहले जो कैपेसिटर की डेफिनेशन देखी थी, हमने कहा था कि दो कंडक्टर्स को आप कंबाइन कर दें तो वो एक कैपेसिटर बन जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास दो कंडक्टर्स ही हैं, एक इनर सिलेंडर कंडक्टर है और दूसरा आपके पास आउटर कंडक्टिंग सिलेंडर है। तो इनको जब आपने एक कम्बिनेशन इनका ले लिया तो ये हमारे पास कैपेसिटर है। ये सबसे पहले हमने एक चीज़ नोट करनी है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमने इससे पहले भी देख ली और वो ये है कि कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्रिक फैक्टर्स लाइक ए बी एंड एल। मतलब ये कि आपके पास ये जो लेंथ है, ये जो हमारे पास जो एरिया है, या इन द सेम वे जो हमारे पास ए के साथ हमारे पास जो इसका रेडियस है इनर का, इनर सिलेंडर का, और बी जो है हमारे पास रेडियस आउटर सिलेंडर का, इन सब के ऊपर ये जो ज्योमेट्रिक फैक्टर्स हैं, जो ज्योमेट्री के साथ रिलेटेड हमारे पास सब वेरिएबल्स हैं, इनके ऊपर हमारा कैपेसिटेंस डिफाइन करेगा। एट दी एंड फाइनल जो हम आंसर निकालेंगे और जो फाइनल इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की, उसमें हमें जो चीज़ मिलेगी डैट विल बी वो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ ये बताएगी जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड कर रही है ए पे, बी पे और एल के ऊपर। सो हम उसके पहले बाद अगर हम देखें तो अज्यूमिंग एल इज़ मच ग्रेटर देन ए एंड बी, जो हमारे पास ये जो लेंथ है ये इन दोनों रेडियाई से बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये जो लेंथ है ये बहुत ज़्यादा इन रेडियस से बड़ी है। सो ये क्यों है? वो इसलिए है कि लास्ट टाइम भी जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात की थी तो उसमें हमने एक अजम्पशन की थी कि हमारे पास जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और आउटसाइड या जो साइड्स हैं वो इतनी जो हमारे पास प्लेट्स हैं वो इतनी ज़्यादा बड़ी हैं कि हमारे पास जो उनके आउटसाइड अगर हमें वहाँ पे हमें अगर इनके आउटसाइड यहाँ पे इनके एजेस पे देखना पड़े तो यहाँ पे जो फील्ड है वो फ्रिंजेस क्रिएट नहीं होते। ये उसी सूरत में पॉसिबल होगा कि ये इनफाइनाइटली लार्ज हों
तभी हमारे पास यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड मिलेगी और ये फ्रिंजेस नहीं बनेगी और नॉन यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे हमारे पास और ये इसके करीब तरीन नहीं आएगी। इसी तरह से इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एल जो है वो लेंथ बहुत बड़ी है एज़ कम्पेयर टू ए एंड बी, और ये इसीलिए है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो यूनिफॉर्म हम उसको अज्यूम कर सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एल जो है उसको बड़ा होना चाहिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस। सो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लॉन्ग एक्सिस की परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली इसकी लेंथ के बड़ा होने के साथ साथ इसकी यूनिफॉर्मिटी तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर होगी अलॉन्ग दी एक्सिस। ये जो हमारे पास ये एक्सिस है, अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करें तो हमारे पास ये देखिए कि ये हमारे पास जो सिलेंडर का ये एक्सिस बन रहा है। आई थिंक मैं इसको सीधी लाइन अगर लगा सका तो ये एक्सिस है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो यही पॉइंट हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस दी अलॉन्ग लॉन्ग एक्सिस का मतलब यही हमारा जो एक्सिस है इसके जो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इन द सेम वे वो हमारे पास ऑफ द सिलेंडर एंड इज़ कन्फाइंड इन द रीजन बिटवीन देम, और ये जो फील्ड है वो इसी इन रीजन के अंदर कन्फाइंड है। वही जो बात हमने इस एग्जांपल को देख के हमने अभी स्टडी कर ली। तो ये कन्फाइनमिटी भी है, कन्फाइंड भी है, और उसके बाद ये परपेंडिकुलर भी है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने एक एक्सप्रेशन लिख लें, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सिलेंडर्स दैट इज़ इक्वेशन नंबर 25.3। अगर 25.3 इक्वेशन को हम देखें तो वो बिल्कुल यही इक्वेशन है, ये वाली। सो वी बी माइनस वी ए इज़ इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए फ्राम इंटीग्रेशन विच इज़ फ्राम ए टू बी ई डॉट डी एस डेल वी इज़ इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ये आपने इससे पहले इक्वेशन स्टडी कर ली है, तो ये वही इक्वेशन है। सो अब हमने ये काम करना है कि अब ये हमारे पास ये जो ई है, हमें ये बात पता है कि ये जो ई है ये अलॉन्ग दी रेडियस है, तो ये ई आर के साथ हम इसको बाद में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अप्लाइंग इक्वेशन 24.7 फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज। अब सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज ये जो हमारे पास हैं इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो हमने इससे पहले 24.7 इक्वेशन के अंदर हमने इसको स्टडी कर लिया था। हम अगर वहाँ पे उसी इक्वेशन में चले जाएं या मैं वो इक्वेशन यहाँ पे आपके लिए लिख लूँ तो वो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी डैट विल बी, आई थिंक मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए, ई इज़ इक्वल टू 2 k into lambda divided by r। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी जो इससे पहले हमने सिलेंडर के लिए सिलेंड्रिकल कन्फिग्रेशन के लिए हमने जो इक्वेशन डिफाइन की थी इससे पहले, वो ई की इक्वेशन ये बनती है। मतलब किसी भी सिलेंडर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये होगी। सो कंसेंट्रिक सिलेंडर्स के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये हमारे पास होगी। तो इसी वैल्यू को हमने यहाँ अपने इक्वेशन में पुट कर दिया, माइनस के साथ ये ई आर है, तो ई आर की वैल्यू हमने पुट की माइनस तो हमारे पास यहाँ से है 2 k ई लेमडा। सो 2 k ई लेमडा डिवाइडेड बाई आर, ये हमारे पास आर है क्योंकि ये तो सब चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट हैं। तो और ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन है ये डी आर के ऊपर रन हो रही है, तो हमने जस्ट आर को इंटीग्रेशन के अंदर ले लिया, बाकी सब चीज़ों को हमने यहाँ पे ले लिया। सो इज़ इक्वल टू माइनस 2 k ई लेमडा एन बी ओवर ए। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन निकालें तो आपके पास ये उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी लेमडा बी, और इंटीग्रेशन करने के बाद आपने इसकी इंटीग्रेशन 1/r की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ आर आ जाएगी। सो नेचुरल लॉग ऑफ आर जब आएगी तो आपने जस्ट उसमें जब ये वैल्यूज पुट करेंगे, ए और बी इंटीग्रेशन पुट करेंगे तो आपको ये आंसर उसका मिल जाएगा। जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं सॉल्व अगर आपसे होती तो आप मुझे क्वेश्चन आंसर सेशन में बता सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो फिगर 26.4b that E is parallel to DS along the radial। अब हमारे पास यहाँ तक आ चुका। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने C की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैपेसिटेंस के लिए हमने 26.1 जो सबसे पहले हमने कैपेसिटेंस की इक्वेशन सबसे पहले हमने ली थी, डैट इज़ दिस वन 26.1 C इज़ इक्वल टू क्यू ओवर लेमडा बी। तो इस वैल्यू को, इस इक्वेशन को हम लेंगे और इसके अंदर C इज इक्वल टू क्यू ओवर डेल्टा वी की वैल्यू अपनी वी बी माइनस वी ए, ऑब्वियसली ये हमारे पास डेल्टा वी ही है, वी बी माइनस इसको थोड़ा सा
वी ए इज इक्वल टू डेल्टा वी, वी बी माइनस वी इज इक्वल टू डेल्टा वी। तो ये वी बी माइनस वी ए हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है डेल्टा वी की जगह। सो हमारे पास ये जो वैल्यू थी ये हमारे पास -2ke लेमडा नेचुरल लॉग ऑफ दिस वन एंड दिस वन, और बी ओवर ए हमारे पास यहाँ तक इसका आंसर आ गया। सो अब अगर हम बात करें तो क्यू ओवर डेल्टा वी, क्यू ओवर 2ke क्यू ओवर एल। अब हमने एक और चीज़ जो देखनी है कि ये जो लेमडा है ये हमारे पास यहाँ पे क्या था। तो ये लेमडा बेसिकली ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो लेमडा इज इक्वल टू क्यू ओवर एल। सो चार्ज पर यूनिट लेंथ जितना भी होगा डैट विल बी लेमडा। तो हमने यहाँ पे लेमडा की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, नेचुरल लॉग ऑफ बी बाई ए हमने यहाँ पे इसको एज इट इज़ ले लिया, इज़ इक्वल टू एल ओवर 2ke नेचुरल लॉग ऑफ बी ओवर ए। सो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से हमने जब पुट किया तो सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ऐसी आ गई है। अब इस एल को अगर आप यहाँ पे जाके डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो ये इक्वेशन हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रही है कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ के लिए हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो ये होगी। और अगर आप इस इक्वेशन को एनालाइज करें थोड़ी देर के लिए तो ये अब ये देखिए कि हमारे पास C इज इक्वल टू क्यू ओवर डेल्टा वी है, और ये जो C है ये आपके पास L ओवर 2ke नेचुरल लॉग ऑफ B ओवर A है। तो ये जो C है ये डिपेंड कर रहे हैं L के ऊपर, B के ऊपर और A के ऊपर। ये ke ऑब्वियसली ये कांस्टेंट है, कूलम्स कांस्टेंट। सो L, B और A के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं जो कि ज्योमेट्रिक फैक्टर्स हैं। और यही हमने शुरू में बात की थी कि कैपेसिटेंस टू डिपेंड ओनली ऑन ज्योमेट्रिक फैक्टर्स लाइक A, B एंड L। तो ये जो हमारे पास बन रहा है कैपेसिटर वो इस तरह से आपको मिलेगा। सो ये जो आपके पास कैपेसिटर है और ये इनर कंडक्टर और उसके बाद ये आउटर कंडक्टर, इसकी अगर आप एग्जांपल लेना चाहें ऑब्वियसली वो एज अ कैपेसिटर यूज़ नहीं होती, लेकिन जो इसकी एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल बनती है वो आपके पास कोएक्सियल केबल है। जो आपकी टीवी के साथ जो केबल अटैच होती है, मतलब जो पावर केबल है वो नहीं, जो आपके पास जो केबल जिसको आप आम ज़ुबान में भी आप इसको केबल ही कहते हैं, वो जो केबल होती है वो आपके पास कोएक्सियल केबल होती है। अगर आप उसको इंटरनली उसको क्रॉस सेक्शनली कट करें तो आप देखेंगे दरमियान में सबसे पहले हमारे पास एक मेटल का कंडक्टर होता है, उसके बाद हमारे पास इंसुलेशन होती है, और उसके बाद हमारे पास एक और कंडक्टिंग जो है वो वायर्स हमारे पास एक जुड़ी हुई होती हैं। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास कोएक्सियल केबल की एग्जांपल है, और ये शील्ड करती है इलेक्ट्रिक सिग्नल फॉर पॉसिबल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। और इसकी वजह से जो वो केबल के हमारे पास जो पिक्चर आती है, ये जो हमारे पास सारी उसकी ट्रांसमिशन आ रही होती है, वो एक्सटर्नली जो भी कोई इन्फ्लुएंस अगर उनके ऊपर आ रहा हो तो उसको वो रेजिस्ट करती हैं। सो कोएक्सियल केबल जो हमारे पास होती है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके तौर पे आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास व्हाट इफ़ B इज इक्वल टू 2A फॉर ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, यू वुड लाइक टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस एंड यू can do so by choosing to increase either L by 10% and by 10% and A by 10%, which choice is more efficient at increasing the capacitance। कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए आप L को 10% अगर बड़ा कर देते हैं, A को 10% इंक्रीज़ कर देते हैं, तो और ये किस सूरत में जो है वो L ज़्यादा आपके पास कैपेसिटेंस जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो इसको आप ज़रा आपने खुद देखिए, डू इट बाय योरसेल्फ, लेकिन ये आपकी असाइनमेंट नहीं है, जस्ट आपने इसको अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चीज़ को करना है। सो हम नेक्स्ट की टॉपिक की तरफ आते हैं, और वो है हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर। अब इसमें हमारे पास ये होगा कि इससे पहले जो हमने अभी एग्जांपल की है इसमें हमारे पास दो सिलेंडर कंसेंट्रिक थे, और उसके बाद हमारे पास जो अब है इसमें हमारे पास दो स्फेयर्स जो हैं वो कंसेंट्रिक होंगी, जो हमें यहाँ पे इस तरह से मिल रही है। हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। अ स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस b एंड चार्ज -q concentric with a smaller conducting sphere of radius a and charge b। figure 26 find this one on figure 782, ये जो पेज हमारे पास नीचे है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस डिवाइस। अब ये हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके लिए हमने कैपेसिटेंस को फाइंड करना है। सो हम बात करते हैं, हम अगर इस फिगर को देख लें तो हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास इनर स्फेयर है
और ये हमारे पास आउटर स्फीयर। इनर के ऊपर हमारे पास जो चार्ज है डेट इज़ प्लस क्यू, और आउटर के ऊपर जो हमारे पास चार्ज है डेट इज़ माइनस क्यू। सो अब अगर आप बात करें तो, और ये हमारे पास जो आउटर का जो रेडियस है डेट इज़ बी, और इनर का जो रेडियस है डेट इज़, इनर स्फीयर का जो रेडियस है डेट इज़ ए। और हमारे पास ये जो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं ये आपस में अटैच्ड नहीं हैं, ये आपस में मतलब कनेक्टेड नहीं है, इस बात को आपने याद रखना है। इससे पहले जो हमने सिलेंडर की एग्जांपल ली उसमें भी वो जो सिलेंडर थे वो कनेक्टेड नहीं थे, क्योंकि हमने कैपेसिटर के लिए डिफ़ाइन ये किया है कि दरमियान में किसी न किसी तरह का कोई इंसुलेटर होना चाहिए या आपके पास वैक्यूम होना चाहिए। तो अगर इसको हम स्फीयर के तौर पे कंसिडर करना चाह रहे हैं तो उस केस में, अगर ये कैपेसिटर के तौर पे आप इसको कंसिडर करना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास ये कंसेंट्रिक, आपके पास ये कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। सो हम इसको एनालाइज करते हैं। सो एज शोन इन द चैप्टर 24, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज रेडियल एंड इज मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन E इक्वल टू के ई क्यू ओवर आर स्क्वायर। मतलब इससे पहले जो 24 चैप्टर में हमने जो 24 चैप्टर है आई थिंक वो गासेस लॉ से रिलेटेड होगा, जी गासेस लॉ से रिलेटेड जो हमारे पास चैप्टर था 24, उसमें हमने ये बात की थी कि जो हमारे पास स्फेरिकली सिमेट्रिक कंसेंट्रिक स्फीयर्स होती हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो E इक्वल टू के ई क्यू ओवर आर स्क्वायर होता है। इससे पहले हमने जो बात की थी वो सिलेंडर्स की रेडियस की इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड की बात की थी, वो 2k लैम्डा ओवर आर था। अब हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो के क्यू ओवर आर स्क्वायर आ रहा है फॉर दी स्फीयर। in this case the result applies the field between sphere A is less than R is less than B। अब इस केस में आपके पास जो है वो R is less than B, मतलब वो जो R है वो B से छोटा होगा, और जो आपके पास वो होगा R होगा वो A से बड़ा होगा। मतलब यहाँ पे कहीं आपके पास जो R होगा वो लाई करेगा इस केस में, इस सारे मतलब ये इस रीजन के अंदर आपने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप बात कर रहे हैं बिटवीन द स्फीयर्स, इन स्फीयर्स के दरमियान में जो आपके पास सारा रीजन है। So write an expression for the potential difference between VB minus VA is equal to minus integration of A from A to B E dot ds। So VB minus A integration E dot ds, ये वही del V is equal to minus integration E dot ds, ये हमने फार्मूला ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो 25.3 इक्वेशन जो इससे पहले भी हमने यूज़ किया, अब हम इसको दोबारा यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद जो 24.3 इक्वेशन E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे E की जो वैल्यू पुट करनी है वो ये वाली वैल्यू आपने पुट कर देनी है। तो ये जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो के क्यू ओवर आर स्क्वायर है, तो क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है वो आर के ऊपर है तो आर को हमने यहाँ पे रखा, के क्यू को हमने बाहर हमने यहाँ पे रख लिया। सो के क्यू 1 ओवर आर फ्राम ए टू बी, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 ओवर आर आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास जो चीज़ होगी वो ए से बी तक ये हो रहा है, इसकी लिमिट अप्लाई हो रही है। तो आप जस्ट इसको लिमिट्स पुट करेंगे तो 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए आ जाएगा। थोड़ी सी अगर आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, थोड़ा सा इसको आप एलसीएम ले लें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से ये बन जाएगी। अब हम अगर इसको, ये जो v की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, तो अब हम इसको c का जो अपना फार्मूला है q ओवर डेल्टा v, इसमें अगर आप पुट कर दें तो आपके पास ये जो बनेगा, इसी वैल्यू को आप v की वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुट करेंगे और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a b जो है ये नोमिनेटर में चला जाएगा, और ये जो हमारे पास है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेल v जो है ये रेसिप्रोकल में यहाँ पे नीचे है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह से इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। और उसके साथ साथ अगर आप इसको, बल्कि उससे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे a माइनस बी था और हमने यहाँ पे b माइनस ए लिया है। तो अगर आप बात करें तो ये हमने ऐसे क्यों कर दिया है, अगर आप इसको बल्कि चलिए हम इसको यहीं पे कर लेते हैं। द कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन ए एंड बी एज एक्सपेक्टेड। तो ये जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो तो हमने सबसे पहले देख लिया ए और बी के ऊपर हमारे पास डिपेंड कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर इज इन इक्वेशन 1 इज नेगेटिव बिकॉज क्यू इज़ पॉजिटिव। जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है स्फीयर के दरमियान इन इक्वेशन 1, वो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नेगेटिव है। इसकी वजह ये है कि Q इज़ पॉजिटिव एंड B इज़ ग्रेटर देन A। जो हमारे पास Q है वो हमारे पास पॉजिटिव है और B जो है वो ग्रेटर देन A है। मतलब कि इसके लिए जो हमारे पास ये जो B है ये ग्रेटर देन A है और Q हमारे पास पॉजिटिव है। सो देयरफॉर इन इक्वेशन 26.6
व्हेन वी टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू, जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे 26.6 इक्वेशन, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम पोटेंशियल की लेंगे इसमें, वी चेंज a माइनस बी टू b माइनस ए, द रिज़ल्ट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। मतलब ये है कि अब ये देखिए कि अगर आपके पास b जो है वो ग्रेटर है a से, तो अगर आपके पास a माइनस बी होगा तो इसका जो आंसर आएगा पोटेंशियल का, डैट विल बी नेगेटिव। ये जो पोटेंशियल का जो आंसर आना है वो हमारे पास नेगेटिव आना है। तो अब हम ये काम करेंगे कि हमने ये लेना है कि आप इस पोटेंशियल के आंसर को अपने ऑब्वियसली, और उसके बाद जो इस पोटेंशियल की वजह से जो आंसर आएगा कैपेसिटेंस का, जो वो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कैपेसिटर का आंसर है, तो वो हमारे पास नेगेटिव आएगा। और हमने कहा था कि ये जो कैपेसिटेंस होती है ये ऑलवेज़ पॉजिटिव होती है। तो अब उसको पॉजिटिव करने के लिए आप इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। जब इसका आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो फिर उसके बाद फ़र्क नहीं पड़ता कि आप b माइनस ए ले लें या a माइनस बी ले लें, वो हमारे पास उसकी जो वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। लिहाजा इसका मैग्नीट्यूड लेंगे और इसको हम b माइनस ए कर देंगे। तो इस केस में हमारे पास जो एट दी एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी डैट विल बी पॉजिटिव। सो इफ़ द रेडियस b ऑफ द आउटर स्फीयर अप्रोचेज इन्फिनिटी, अगर इस फार्मूले के अंदर आपका जो b है वो इनफाइनाइट हो जाए, व्हाट डज़ द कैपेसिटेंस बिकम, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी। सो हम ये c लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनिटी, a b अवर b माइनस a, सो ए बी अवर के ई इंटू बी। अब ये देखिए कि अगर ये b इन्फिनिटी है तो उसमें से, अगर इन्फिनिटी में से बहुत बड़ी वैल्यू में से अगर आप a को माइनस भी कर दें तो उसका कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसको बिल्कुल इसी तरह से ले सकते हैं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ हैं, 1 लाख रुपीज़ अगर आपके पास मौजूद हैं और उसमें से अगर आप 1 रुपी जो है वो किसी बंदे को दे देते हैं या उसको माइनस कर लेते हैं तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना। तो आप b माइनस ए लिखें या b लिख दें, कोई फ़र्क हमारे पास नहीं पड़ेगा। तो हमने जस्ट इसको यहाँ पे b लिख दिया। अब ये b के साथ कैंसिल हो जाएगा और a ओवर के ई रह जाएगा हमारे पास। सो अगर आप यहाँ पे के ई की वैल्यू पुट कर दें तो 4 पाई 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ई की वैल्यू होती है, और अगर आप इसको ऊपर लेके आएंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। तो c इज़ इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। Notice that this expression is same as equation 26.2, और ये इस एक्सप्रेशन इससे पहले हमने ड्राइव भी कर लिया, अगर आपको याद हो तो हम इसको देख लेते हैं। सो 26.2 ये देखिए, कैलकुलेटिंग द कैपेसिटेंस, हमने कैपेसिटेंस फाइंड की थी। आई थिंक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आपने जो फाइंड किया था फार्मूला वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए ही था। तो अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे भी हमें मिल गई है। तो इस तरह से आप इसको ये यहाँ पे, सो ये हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला है। सो अगर आप बात करें, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 23 मिनट से ज़्यादा हमारे पास ये वीडियो हो चुकी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे बात कर लेंगे, और उसके बाद हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर और सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, और उसके बाद हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, हम इन तीनों टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। सो अब तक के लिए इतना ही। जो हमारे पास असाइनमेंट्स हैं वो आप साथ साथ सॉल्व करते रहें, और जब मैं आपको असाइनमेंट्स की डेडलाइन दूंगा और उसके बाद प्रोसीजर बताऊंगा सबमिट करवाने का, तो उस वक्त आप करवा लीजिएगा। फ़िलहाल आप इसको जस्ट अपने पास सॉल्व करते रहें ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे। जब मैं सबमिट करने के लिए आपको बताऊंगा तो उस वक्त आप इसको सबमिट करवा दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।